अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ मैं सालार उर्दू पर। और जो चल रहा है चैप्टर हमारा 10th क्लास में गज़ल चल रही है मीर तकी मीर की, आज हम वो पढ़ाने वाले हैं। और उससे पहले हमने मीर तकी मीर की सवाहियात पढ़ाई थी और मीर तकी मीर का जन्म 1722 में हुआ था और 1810 में उनकी वफ़ात हो जाती है। यानी आज हम गज़ल को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और गज़ल की हवाला और तसरीह पढ़ने वाले हैं। अब से पहले जो हमने पढ़ा है वो कौन कौन सा पढ़ लिया है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है, पहले नंबर पर हम्द पढ़ा है, दूसरे पर बेतकल्लुफ़ी पढ़ा है, और तीसरे नंबर पर नेकी और बदी पढ़ा है, और चौथे नंबर पर जो हम पढ़ रहे हैं गज़ल, क्या पढ़ रहे हैं? गज़ल। ये किसने लिखा है? ऊपर इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखा है? इस्माइल मेरठी ने। और इसको लिखने वाले हैं कन्हैयालाल कपूर। अब से पहले आपने देखा होगा, इसको लिखने वाले हैं कन्हैयालाल कपूर और इसको लिखने वाले नज़ीर अकबर आबादी। इसको किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। आज नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम था वली मोहम्मद। और आज हम पढ़ रहे हैं गज़ल। गज़ल का लिखने वाले हैं मीर तकी मीर। किसने लिखी है? मीर तकी मीर ने लिखी है। चलो हम शुरू करते हैं मीर तकी मीर की गज़ल जो आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज मीर तकी मीर की गज़ल। देखो, मीर तकी मीर का जन्म वफ़ात हमने पढ़ ही लिया है, एक बार आप देख लीजिए। और मीर तकी मीर की गज़ल हम पढ़ेंगे। और मीर तकी मीर का जन्म 1722 में हुआ है और 1810 में वफ़ात हुई है। हो सके तो पानी भी पिला दीजिए। तो इसका जो मीर तकी मीर ने लिखा है, इसको मीर तकी मीर ने इसको लिखा है। देखो, इसका जन्म हुआ था 1722 में, 1722 या 23 में दे के रखा है। और 1810 में इनकी क्या हो जाती है? वफ़ात हो जाती है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, अकबराबाद में पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुए थे और 1810 में इनकी वफ़ात लखनऊ में हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसकी गज़ल पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आएगी। और हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। गज़ल का पहला शेर मतले होता है। क्या होता है? मतले होता है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यानी दो मिसरे यानी दो लाइनें, यानी जो लाइन होती है उसको मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। और जब दो मिसरे मिल जाते हैं, कितने? दो मिसरे, तो एक शेर की शक्ल बना लेते हैं, यानी एक शेर बन जाता है। यानी दो मिसरे एक शेर बनाते हैं। और गज़ल का पहला शेर मतले होता है। मतला हम उसे कहते हैं जिसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया पाया जाता है। रदीफ़ कहते हैं वैसे तो घुड़सवार के पीछे बैठने वाले को कहते हैं, लेकिन इसके अंदर देखो जो कॉमन है, एक जैसा है, कीसी है कीसी है, यानी ये कीसी है कीसी है, क्या हो जाएगा? रदीफ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदीफ़। अब देखना होगा, जिसकी शुरुआत की शक्ल तो बदल रही है लेकिन लास्ट की शक्ल नहीं बदल रही है, और वज़न के एतबार से भी एक है, बराबर वज़न है। देखो, हबाब और शराब दोनों में लास्ट में अलीफ और बा आ रहा है, अलीफ और बा आ रहा है, ये हो जाएगा काफिया। क्या हो जाएगा? काफिया हो जाएगा। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। ऐसे मिसरे को क्या कहते हैं? मतले कहते हैं। क्या कहते हैं? मतले। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो, हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश
शराब की सी है। सबसे पहले देखो, अगर हमारे मायने याद हैं तो हम किसी भी गज़ल का अर्थ आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हस्ती, हस्ती देखो किसे कहते हैं? हस्ती कहते हैं वजूद को। हस्ती के क्या मायने हैं? वजूद। हबाब, पानी का बुलबुला, पानी का एक बुलबुला होता है। और इसके बाद में नुमाइश, दिखावा, शराब, धोखा। यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखो शायर कह रहा है इसमें, मीर तकी मीर, पहले मैं अपने अल्फाज में बयां कर देता हूं। देखो, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, शराब की सी है। हस्ती कहते हैं वजूद, यानी जो इंसान का जो वजूद है पानी के बुलबुले की तरह है। कैसा है? पानी के बुलबुले की तरह है। और यानी जिस तरीके से पानी का बुलबुला उठता है और उसके बाद में ख़त्म हो जाता है, ऐसे एक इंसान की ज़िंदगी है। इंसान पैदा होता है और चंद दिन बाद में वो इस दुनिया से चला जाता है। और ये नुमाइश क्या है? एक दिखावा है, ये एक धोखा है। ये एक नुमाइश जो हमें दिखता है, जो हमें दुनिया खूबसूरत नज़र आती है, सिर्फ ये एक क्या है? धोखा है। देखो, थोड़ी सी चीज़ के लिए आप यहाँ पे समझिए। यानी वो आपसे जैसे कह रहा है, ये हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यानी इंसान का जो वजूद है पानी के बुलबुले की तरह है, और जो नुमाइश है, दिखावा है। आपने देखा होगा रेगिस्तान या सड़क पर, यानी एक सड़क है और या फिर कोई रेगिस्तान है, उस पे आपको कहीं दूर से पानी नज़र आता है। दूर से क्या नज़र आता है? पानी नज़र आता है, पानी नज़र आता है। देखो, दरअसल क्या है कि जो ये पानी दूर से पानी नज़र आ रहा है, पानी जो नज़र आ रहा है दूर से, ये दरअसल एक पानी नहीं है, ये सड़क ही है। सड़क या रेगिस्तान ही है जो दूर से पानी नज़र आ रहा है। ये सिर्फ हमको पानी होने का क्या है? सिर्फ एक धोखा है। तो इसीलिए कह रहा है शायर, अभी इसके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं लेकिन कोई बात नहीं है। यानी हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यानी हस्ती यानी इंसान का जो वजूद है पानी के बुलबुले की तरह है, और ये नुमाइश जो ये दिखावा है जो हमको अच्छी लगती है दुनिया, सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम रेगिस्तान और सड़क पर देखते हैं, दूर से कहीं पानी नज़र आता है, दरअसल में वो सड़क या रेगिस्तान ही होता है, और वो सिर्फ पानी होने का एक धोखा होती है। जिस तरीके से हमको ये दुनिया खूबसूरत नज़र आती है, दरअसल ये खूबसूरत है नहीं है। जब हम पास जाकर देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं तबाह हो चुकी होगी। अगर आप लोग वो मुकाम हासिल करना चाहते हो, अगर उस मुकाम तक अगर आप पहुंचोगे, तो जब तब तक आपकी ज़िंदगी जो है लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी होगी। तो इसी तरीके से देखो, ये मतले मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। किसकी गज़ल से? हवाला में दे रहे हैं। और तसरीह देखो, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल का मतले है। इसमें मीर ने इंसानी वजूद को, अपना वजूद को और दुनिया एक धोखा, इस बारे में बताया है। यानी इस शेर में बताया है, इंसानी वजूद को बताया है पानी के बुलबुले की तरह है, और दुनिया एक धोखा है, इस चीज़ को बताया है। मीर तकी मीर ने कहा है कि ये जो हमारा वजूद है पानी के बुलबुले की तरह है, और जो दुनिया हमें खूबसूरत लगती है ये बस एक धोखा है। यानी जो हमारी ज़िंदगी में, ज़िंदगी वो एक धोखा है। देखो, ज़िंदगी एक धोखा कैसे है? देखो, इंसान सोचता है कि अब हमें मरना नहीं है। इंसान इस ज़िंदगी में झूठ सच्चे जो भी कुछ बोलता है, कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो कोई अच्छाई का रास्ता अपनाता है। बल्कि दरअसल बात यह है कि सबको एक दिन मौत का मज़ा चखना है, और हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो इंसान उस चीज़ को भूल जाता है, और वो इसी इंसान जो है इसी ख्वाहिशात में लगा रहता है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है। दरअसल ये हमें एक ज़िंदगी जो है एक धोखा ही है। यानी कभी भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, यानी पानी के बुलबुले की तरह है। अब देखो, ये जो धोखा है, शराब के मायने धोखा है।
ये आया जैसे मान लो सड़क या रेगिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप चलते होंगे दूर से कहीं पानी नज़र आता है, दरअसल में वो पानी नहीं होता है, वो सड़क ही होती है। पानी होने का सिर्फ एक धोखा होता है। इसी तरीके से ये दुनिया भी हमारे लिए एक धोखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहला शेर समझ में आ गया होगा। अगला शेर देखो, हमने कहा है कि गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के लग़वी मायने हैं औरतों की बातें करना या उनकी खूबसूरती बयान करना, गज़ल कहलाता है। और अरब में इश्क के आसार को गज़ल कहते हैं। अरब में इश्क के आसार को क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब जिस गज़ल में औरतों की बातचीत ना की जाए, खूबसूरती की बात ना की जाए, बात कुछ शायरों के नज़दीक तो वो गज़ल ही नहीं है। देखो, नाजुकी उसकी लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी कहते हैं नज़ाकत को, यानी उनके होठों की नज़ाकत के बारे में हम क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यानी एक चीज़ देखो, लब लब कहते हैं होठों को, और पंखुड़ी एक गुलाब की सी, यानी गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया है। कैसा बताया है? गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया है, यानी होठों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है। तो इसमें जो सनत है, वो हमारी जो सनत है आएगी, वो है तशबीह। कौन सी है? तशबीह। इसमें होठों की तशबीह या गुलाब की पंखुड़ियों से दी जा रही है। अब देखो, इसके कई वजह हो सकती हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी अपनी महबूबा के बारे में कह रहा है कि जो मेरी महबूबा के जो होंठ हैं इतने नाजुक हैं, इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने लाल हैं कि मानो कि जैसे कोई गुलाब की सी पंखुड़ी हो। यानी गुलाब की सी क्या हो? पंखुड़ी हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई वो उसे अच्छी लगती है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई उसकी महबूबा के सचमुच में ऐसे ही होगा कि गुलाब जैसे ही उसके होंठ होंगे। ऐसा भी हो सकता है उसकी भाई जो महबूबा है वो काली भी हो सकती है। देखो, जो जिसको पसंद आता है। अब मान लो कोई वेस्ट इंडीज जैसा क्षेत्र होगा, अफ्रीका में चले जाओ, वहाँ पे लगभग लगभग काले रंग के लोग पाए जाते हैं। देखो, कलर दो ही होते हैं, काले या गोरे। तो जो उनकी महबूबाएं रहती होंगी वो उन्हें भी ऐसे ही अल्फाजों से बुलाते होंगे कि तुम्हारे गुलाब से होंठ, चाहे मतलब काले हों तब भी क्या कहेंगे, वो अपनी मोहब्बत में कहेंगे उनसे। तो गाली मीर तकी मीर का कहने का मतलब ये है, उनकी जो महबूबा है, उनके जो होंठ हैं इतने नाजुक हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि मानो कि जैसे पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी पंखुड़ी की गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। 1 मिनट आप दीजिए, पानी पी लेते हैं। यानी हम चल रहे थे, नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यानी जो महबूबा के होठ हैं ऐसे हैं जैसे पंखुड़ी एक गुलाब की सी, यानी उनकी तारीफ कर रहा है खूबसूरती के लिए। अब देखो, कोई भी है, चाहे किसी की महबूबा काली हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल करेगा। बाकी मीर तकी मीर की कैसी महबूबा थी, देखो हमें तो नहीं पता है, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पैदा होने से पहले ही चल बसे थे। अब देखो, हवाला में देखो, यह शेर मीर तकी मीर की गज़ल से माखूज यानी लिया गया है। तशरीह, मीर तकी मीर ने इस शेर में मैं अपने महबूब के होठों की तारीफ़ बयान की है और होठों की तशबीह गुलाब की पंखुड़ी से दी है, और इसमें बताया है कि मेरे महबूब के होंठ इतने नाजुक हैं जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी हो, यानी खूबसूरत हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, इससे अगला शेर बड़ा मज़ेदार शेर है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। अब देखो, जिसको हो अगर खुजली, अगर वो उस जगह पे खुजाएगा नहीं तो फिर क्या करेगा। और जिसने की हो मोहब्बत, जिसने की हो इश्क, जिसने किया हो प्यार, अब उसके दिल में तो भाई कुछ ना कुछ तो पैदा होगा ही। अब ऐसे ही एक आशिक है, मीर तकी मीर खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि बार बार उसके दर पे जाता है,
और हालत अब इज़्तिराब की सी है। बेचारा बेचैन है, बेकरार है, उसको सुकून नहीं मिल रहा है। उसको सुकून इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसकी महबूबा से मुलाकात नहीं हो पा रही है, वो महबूबा को देख नहीं पा रहा है, यानी बड़ा ही बेचैन है। और फिर दूसरी चीज़, आपको आज के दौर की बात की जाए तो आज के दौर में मोहब्बत नहीं है, आज के दौर में सिर्फ ख्वाहिशात हैं। आज के दौर में मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगा, मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। सब एक दूसरे के बगैर खूब जीते हैं और शौक़ से जीते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सच्ची मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत करने वाले रहे और ना वो मोहब्बत रही, तो सिर्फ अब एक ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात रह गई है। और इसमें मीर तकी मीर कह रहे हैं, बार बार मैं उसके दर पे जा रहा हूँ और हालत मेरी बेचैन है। शायर बेचैन इसलिए है कि उससे बातचीत करना चाहता है, उसको देखना चाहता है। तड़प ही ऐसी है उसकी मोहब्बत की कि वो अपनी महबूब के बगैर रह ही नहीं पा रहा है। इसीलिए कह रहा है कि बार बार उसके दर पे जाता है, हालत अब इज़्तिराब की सी है, यानी वो बेचैन है। देखो क्या कहते हैं ये शेर, मीर तकी मीर की गज़ल से माखोज है, ये तो आप जानते ही हो। तसरी मीर तकी मीर ने इस शेर में आशिक की बेचैनी को बताया है और कहा है कि वो इतना बेचैन है कि वो अपने महबूब के दरवाजे पर बार बार जा रहा है और उसको सुकून नहीं मिल रहा है, यानी वो अपनी महबूबा को देखना चाहता है। मतलब एक आशिक बेचैन है अपनी महबूबा के लिए। देखो जाहिर सी बात है, अगर महबूबा के लिए आशिक बेचैन नहीं रहेगा तो फिर गांव का कोई सा सरपंच रहेगा बेचैन। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जो गज़लें हैं ये गज़लों की खूबसूरती बयां कर रही हैं और बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। बार बार साहब जनाब गली मोहल्ले में चक्कर लगा रहा है। वो आज के दौर की तरह तो थे नहीं, कभी कोई बाइक लेके जा रहा है भाई साहब अपनी सेटिंग के घर जाने के लिए, दिखाने के लिए, कोई मांग कर गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई कहीं से लेकर आ रहा है और साहब हवाबाजी कर रहा है और दिखा रहा है उसको कि भाई मैं आ गया हूँ। और वो भी पागल है कि जो तुम्हारी दीवानी हो जाती है। तो इसके लिए देखो ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत के लिए आप लोगों को कोई अलग से कोर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो देखो जो दिल है उसका, उस पे किसी का ज़ोर नहीं है। जो इंसान का जो जिस्म है उसको कैद कर सकते हैं, लेकिन दिल को कभी कैद नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इससे अगला शेर देखिए, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खानाए खराब की सी है। एक आशिक बोल रहा है, मीर तकी मीर वैसे अपने लिए ही कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं जब बोला तो कहा, उसने कहा कि ये आवाज़ तो उसी खानाए खराब, खानाए खराब कहते हैं जिसका घर बर्बाद हो चुका है, यानी जिसका घर बर्बाद हो गया है, ये आवाज़ तो मुझे उसी की सी लग रही है। देखो जाहिर सी बात है, इश्क में घर बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा। इश्क ने, देखो गालिब ने भी कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी हम भी काम के थे। ये गालिब का एक शेर है, यानी जो इश्क है ये तबाह कर देता है। और वही मीर तकी मीर बता रहा है कि जब वो बोला, एक आशिक जब बोला तो उसकी महबूबा ने कहा ये आवाज़ तो मुझे उसी की सी लग रही है जिसका घर बर्बाद हो गया है। यानी एक घर बर्बाद मोहब्बत में होता है, जाहिर सी बात है। और एक चीज़ बता दूँ, देखो जब भी लड़के या मर्द जो होते हैं तो पहली चीज़ तो मोहब्बत बहुत कम करते हैं, लेकिन तब भी करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी आपने देखे होंगे गज़ल अफ़साने, ज़्यादातर आपने बेवफ़ाई के किस्से ज़्यादा सुनते हो, तो उसमें ज़्यादातर लड़कियों के बारे में बताते हैं कि लड़कियाँ ही ज़्यादातर बेवफ़ा हैं। बाकी देखो हमें नहीं पता कि भाई उनका मिजाज कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम तो गज़ल के एतबार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, शायद शायर के साथ बेवफ़ाई की होगी, तभी उनका घर बर्बाद हो चुका होगा। यानी वो कह रहा है कि मैं जो बोला, जब मैं बोला तो ऐसा लगा कि ये तो उसी की सी आवाज़ है जिसका घर बर्बाद हो गया है। और घर किसका बर्बाद होता है, जो इश्क मोहब्बत करता है। देखो ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से माखोज है। मीर तकी मीर ने इस शेर में अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए कहते हैं कि जब मैं बोला तो उसने कहा, यानी महबूबा ने कहा, ये तो उसी आशिक की सी आवाज़ लग रही है जिसका मेरी मोहब्बत में घर बर्बाद हो गया है। मतलब हमारी मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। देखो मोहब्बत ही क्या जो पूरी हो जाए। देखो अगर मोहब्बत पूरी हो जाती तो शायद ये गज़लों में ना लिखते,
देखो तुम्हें पता है कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? देखो मोहब्बत में जो है ना, सबसे अच्छी चीज़ है यादें। अगर यादें ना होती तो शायद मोहब्बत में मज़ा ना आता। देखो मोहब्बत में जीने का मज़ा और महबूबा की यादों में जितना सुकून मिलता है, शायद उतना सुकून कहीं नहीं मिलता है। ये एक मोहब्बत के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक गज़ल के ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहब्बत का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा है, जो मोहब्बत सबसे अच्छी और खूबसूरत बनती है, वो एक महबूबा की यादों से बनती है। तो हम वही पढ़ रहे हैं, तो शायद उसकी मतलब हमारी मोहब्बत की कहानी है जो अधूरी रह गई है, शायद पूरी मुकम्मल नहीं हो पाई है, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। मुकम्मल हो जाती तो शायद इसके भी बच्चे होते, फिर हम इनकी कहाँ दास्तानें पढ़ते रहते हैं ना। फिर इसके बाद में देखो लास्ट जो मक्ते इस्तेमाल किया है, मक्ते कहते हैं गज़ल का वो हिस्सा, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ते कहते हैं। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर नीमबाज आँखों में, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। देखो एक शराबी जो रहता है कैसे नशे में टल्ली रहता है, मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है। और ऐसे ही जो आशिक होता है ना, आशिक की आंखें जो अधखुली आंखें हैं, नीमबाज कहते हैं अधखुली आंखों को। मीर, मीर तकी मीर खुद से मुखातिब होकर कह रहे हैं एक तरीके से कि जो मेरी ये अधखुली आंखें हैं, ये बयां करती हैं कि जैसे मानो कि ऐसी मस्ती आ रही है जैसे सारी मस्ती शराब की सी हो। आपने एक शराबी को देखा होगा, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, भाड़ में जाए जनता। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो सबसे बड़ा जो नशा है, वो गालिब ने कहा है, वो है इश्क। गालिब क्या करते थे, बरेली से शराब लेकर आते थे, उनकी भी दास्तान लंबी है, और पीते थे शराब, पिलाते थे, कहते थे नहीं नहीं नहीं। तो इतना मज़ा जो, इतना नशा जो इश्क में है ना, वो शराब में नहीं है। मैंने उसी के ऊपर लिखा है, वो तो गालिब थे अकील जो इश्क और शराब में फ़र्क बता गए। वो तो गालिब थे अकील जो इश्क और शराब में फ़र्क बता गया, वरना लोग तो शराब में ही नशा समझते। यानी उन्होंने, दोबारा से सुन लीजिएगा, वो तो गालिब थे अकील जो मोहब्बत में और शराब में फ़र्क बता गया, वरना लोग तो शराब में ही नशा समझते। यानी जब उसकी आएगी तो उसकी भी हम सुनाएंगे। अभी चल रहा है मीर तकी मीर, जो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। किसके? उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भी कुछ खास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी अपनी महबूबा के घर चक्कर काट रहा है, ये भी भाई उच्च कोटि का ही आशिक होगा जिस नज़रिए से। बाकी हम इनके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये शेर मक्ते है मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। मीर तकी मीर ने गज़ल के इस मक्ते में मीर खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि मीर तेरे महबूब की अधखुली आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यानी जिस तरह शराबी शराब पीकर शराब के नशे में मदहोश रहता है, उसी तरह एक आशिक अपनी माशूका की मोहब्बत में मदहोश रहता है। क्या बात है! यानी एक इंसान एक मोहब्बत करता है या फिर गलती करता है, यह तो मैं नहीं जानता हूँ। जो भी करता है फिर वो दोबारा कभी नहीं करता है। यानी अगर आप एक बार करोगे, किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्यों हो जाती है? मोहब्बत इसलिए हो जाती है ताकि हम दोबारा ना करें। यानी हमें पता चल जाता है कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए, कि इसलिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए। तो ये लोगों का घर बर्बाद हो गया। अगर तुम लोगों को भी इश्क करना है तो अपनी ज़िंदगी तबाह करनी पड़ेगी। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके।
पहला क्वेश्चन इंसानी ज़िंदगी, जवाब नंबर दे रखा है, सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर दे रखा है। इंसानी ज़िंदगी, हकीकत यह है कि एक इंसान का वजूद पानी के बुलबुले की तरह है जो कुछ वक्त के लिए होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है जो चंद दिनों की होती है। इस फ़ानी दुनिया में इंसान आते हैं और मौत के साथ चले जाते हैं, ये इंसान की हकीकत है। तो वो इंसान की हकीकत कितनी सी है? थोड़ी सी हकीकत है। एक इंसान एक ज़िंदगी के साथ में आता है और एक मौत के साथ में चला जाता है। जवाब नंबर 2, बेचैनी के आलम में शायर अपने महबूब के दर पे बार बार जाता है और उसका दीदार करना चाहता है, यानी देखना चाहता है, और अपनी माशूका से मुलाकात और बात करना चाहता है। इस तरह शायर बेचैन हो रहा है। तीसरा नंबर, शेर में खाना खराब महबूब खुद शायर को कहा गया है, यानी आशिक को कहा गया है एक तरीके से, यानी आशिक का ही घर बर्बाद होता है भाई, और किसका घर बर्बाद होता है। देखो दूसरी चीज़ ये है कि जो मोहब्बत है उसका इस चीज़ में तज़किरा किया गया, जिक्र किया गया इस गज़ल में कि मोहब्बत कैसे हो जाती है। मोहब्बत बाप के पैसे से हो जाती है। फिर किसी ने पूछा कि और किसी पैसे से नहीं होती है, हराम के पैसे से हो जाती है। और हलाल के पैसे से तो बस निकाह ही होता है, ये तो तुम्हें भी पता हुआ है ना। तो इसके बाद में देखो मायने पढ़ लेते हैं, ये मस्तियाँ चलती रहेंगी और इंशाल्लाह जल्दी ही नोट्स आएंगे, उम्मीद है नेक्स्ट मंथ में आ जाए। देखो हस्ती वजूद को कहते हैं हबाब, पानी का बुलबुला, नुमाइश दिखावा मुराद दुनिया, नीमबाज अधखुली लब होठों को कहते हैं, नाजुकी नज़ाकत इस्तराब बेचैन, खाना खराब जिसका घर बर्बाद हो गया मतलब आशिक, शराब धोखा शराब पीने का नशा। 2 शराब हैं, एक छोटे सीन से एक बड़े सीन से। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इससे बाद में देखो कुछ और दे रखे हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मक्ते कहते हैं। तेज़ धूप में सड़क या रेगिस्तान में जब देखते हैं तो दूर से पानी नज़र आता है, तो दरअसल वो सड़क या रेत ही होती है, वो पानी होने का बस एक धोखा होता है। इसी को शराब कहते हैं और इसी वजह से शराब के एक मायने धोखा के हैं। और गज़ल के दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया है, उसे हम क्या कहते हैं? तशबिया कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा हमने जो एक गज़ल पढ़ाई है, और इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करते रहें, और नेक्स्ट मंथ में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गाइड या नोट्स के रूप में आ जाएं। तो जैसे भी सहूलियत दिखेगी तो इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, और दुआ करते रहना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।